वो मेरे पास बैठकर यूं ही मिसवाक करते हुए कहने लगा, करमदीन अहमक न बनो, मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम भी पाकिस्तानी हो, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, हम दोनों के सामने एक ही मिशन है। मैं जानता हूँ तुम्हारे साथी बाहर जरूर हैं, मैं तुम्हारा पैगाम उन तक बड़ी हिफाजत से पहुंचा दूंगा। बाकी तुम मेरी फिक्र न करो, मैं फरार होने में बड़ी महारत रखता हूँ। 2 बार पहले भी राजस्थान की जेल से फरार हो चुका हूँ। मैं सोचने लगा कि इसे अपने बारे में बता देना चाहिए और बंबई वाले हकीम साहब को, जो पाकिस्तान के मफादात की हिफाजत करता है, अपनी कैद के बारे में पैगाम पहुंचा देना चाहिए। मैं उसे बताने ही वाला था कि अचानक सामने से एक हवालदार गश्त करता हमारी तरफ आया। रमजान बोला, शाम के बाद तुमसे बात करूंगा। वो चला गया। दोपहर के बाद मुलाकात आई तो घुम्मन सिंह बड़ा खुश मुलाकाती वार्ड की तरफ बढ़ा। मेरे करीब से गुजरते हुए बोला, करमदीन, आज साडा दारू आ रहा है, तुम्हें भी पिलाऊंगा। और वो अपनी मूंछों को हथेली से बिठाते हुए आगे निकल गया। मैं अपनी बैरक में जाकर कंबल ओढ़कर कोने वाली सलाखों के साथ टेक लगाकर बैठ गया और अपने फरार के बारे में गौर करने लगा। कमबख्त उस जेल में हिफाजती इंतजामात इस कदर सख्त थे कि वहां से फरार अभी तक मुझे नामुमकिन दिखाई दे रहा था। मैं ऐसी उधेड़-बुन लगा रहा। दोपहर ढल गई, सूरज गुरूब होने लगा तो मैंने घुम्मन सिंह को अपनी तरफ आते देखा। वो मुझे कुछ संजीदा लगा। मैंने यूं ही पूछ लिया, सरदार जी, लगता है आपका दारू नहीं आया। घुम्मन सिंह ने मेरे पास आकर कंबल को एक तरफ हटाया तो मैंने देखा कि उसके तहमत के नीचे दारू की एक बोतल आधी बाहर निकली हुई थी। बोला, करमदीन, हमारी बोतल कभी नहीं रुक सकती, मगर तुझे एक बड़ी गर्मा गर्म खबर सुनाने आया हूँ। मैं घुम्मन सिंह को देखने लगा। पूछा, क्या मेरी रिहाई के ऑर्डर आ गए हैं? घुम्मन सिंह मेरे पास जमीन पर बैठ गया। वो मूंछों को उंगली से मरोड़ते हुए टिकटिकी बांधे मुझे तक रहा था। करमदीन, तूने मेरी जान बचाई है, तुझे यार कहा है, तुझसे दगा नहीं कर सकता। मर्द हूँ, सिंह शेर हूँ, भारत माता को पीछे छोड़कर तेरी यारी निभा रहा हूँ। मैं हैरान था कि ये शख्स मुझे ऐसी कौन सी बात बताने वाला है। घुम्मन सिंह के चेहरे पर उस वक्त मर्दाना जलाल था। उसने कंबल हटाकर अपनी तहमद में उड़सी हुई दारू की बोतल निकालकर 2 घूंट पिए, दारू को उसी जगह छुपा दिया और मूंछों को हाथ से साफ करते हुए बोला, पुत्र जी, ये जो रमजान जहां नया कैदी आया है, ये जेल वालों का अपना आदमी है। ये तुमसे तुम्हारे साथियों का राज मालूम करने आया है, इससे खबरदार रहना। ये कहकर घुम्मन सिंह उठा और झूमता झामता माहिया गाता अपनी बैरक की तरफ चल दिया। मैं तो जैसे सत्ते में आ गया था। मैंने इस पहलू पर कभी गौर ही नहीं किया था कि नया कैदी भारतीय जासूस भी हो सकता है। जेलों में आमतौर पर यह गुर इस्तेमाल किया जाता है कि अपनी तरफ से आदमी भेजकर दूसरे जासूस के राज मालूम करने की कोशिश की जाती है। मैंने दिल ही दिल में शेर मर्द घुम्मन सिंह को सलाम किया। उसने अपने वतन के मफादात को खातिर में न लाते हुए मुझे एक बहुत बड़े खतरे से आगाह कर दिया था। उस वक्त अगर घुम्मन सिंह मुझे रमजान के बारे में खबरदार न करता तो मैं उस रोज उसे यकीनन बंबई वाले पाकिस्तानी जासूस के बारे में सब कुछ बता देता और उसे फौरन गिरफ्तार कर लिया जाता। अब मैं अपनी जगह पर चौकन्ना हो गया और मेरा जहन इस लाइन पर सोचने लगा कि मैं भारतीय जासूस रमजान को यहाँ से फरार होने के सिलसिले में किस तरह इस्तेमाल कर सकता हूँ। उस रात जेल के गंदे कंबल में लेटे लेटे मैंने बाकायदा एक मंसूबा तैयार किया। दिन निकला तो मैं बाहर वाली चक्की के पास बैठा मिसवाक कर रहा था। घुम्मन सिंह उधर आ गया। मेरे पास आकर बड़ी राजदारी से बोला, पुत्र करमदीन, तुम मुझे सांप का मनका दे दो तो मैं तुम्हें जेल से बाहर 2000 रुपए दिलवा सकता हूँ। ऐसा सीधा और साफ दिल का आदमी था कि वो भूल ही गया था कि उसने मुझे किस कदर खतरनाक बात रात को बताई थी। इस ज़मीन में वो मुझसे कोई बात नहीं कर रहा था। मैंने अपनी मजबूरी का इजहार करते हुए कहा, सरदार जी, ये मनका मेरी माँ की निशानी है, मैं इसे किसी को नहीं दे सकता, मुझे क्षमा कर दें। घुम्मन सिंह ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोला, ओ कोई गल नहीं पुत्र जी, तुम्हारी माँ हमारी माँ है। वो जाते जाते पलट कर मेरे पास आया और कहने लगा, करमदीन, अगर कभी तुम्हें यहाँ से फरार होने का मौका मिले तो मेरे गांव जरूर जाना। वहाँ तुम्हें इंदिरा गांधी की सारी पुलिस भी मिलकर तलाश नहीं कर सकती। मैं तुम्हें बॉर्डर क्रॉस करवा दूंगा। मैंने कोई जवाब न दिया, मुस्कुराता रहा। घुम्मन सिंह को अभी रात की चढ़ी हुई थी। कहने लगा, कादियां से 3 कोस पर हरचोवाल गांव है। हरचोवाल के आगे श्री गोबंद का रेलवे स्टेशन है। बस हरचोवाल और श्री गोबंद के दरमियान गंगापुर है। यही मेरा गांव है। जरूर आना, तुझे माछे का खालिस अपने घर का दारू पिलाऊंगा। मैंने घुम्मन सिंह से कहा, सरदार जी, रमजान के बारे में आपने मुझे तो बता दिया है, किसी और को न बताएं। घुम्मन सिंह का चेहरा एकदम संजीदा हो गया। मेरे बाजू को जोर से पकड़कर बोला, करमदीन, तुम पंजाबी होकर ऐसी बात कर रहे हो। मैं पंजाबी शेर मर्द हूँ, आगे फिर कभी ऐसी बात न करना। घुम्मन सिंह लहराता हुआ अपनी बैरक की तरफ चल दिया। घुम्मन सिंह ने मुझे 2-3 रोज बाद बताया कि उसने सुपरिंटेंडेंट जेल के दफ्तर में रमजान जासूस को सुपरिंटेंडेंट से खास एहतमाद वसूल करते सुना था। रमजान को कतई इल्म नहीं था कि मुझ पर उसका राज फाश हो चुका है। वो बज़ाहिर मौका पाकर मेरी कोठरी में आया और एक बार फिर उसने कहा, उसके फरार का मंसूबा मुकम्मल है, चुनाचे अगर अपने किसी साथी को बाहर पैगाम देना हो तो मैं उसे बता दूं। मैंने अपने बनाए हुए मंसूबे पर अमल शुरू कर दिया था। मैंने कहा, अगर तुम मुझे वाकई अपना पाकिस्तानी मुसलमान भाई समझते हो और तुम्हें मुझसे हमदर्दी है तो फिर मुझे
मुझे भी अपने साथ इस जेल से क्यों नहीं ले जाते। इस पर रमजान ने जवाब दिया, जिस शख्स ने मुझे यहाँ से निकालने का जिम्मा लिया है वो सिर्फ एक आदमी को ही फरार करवा सकता है। हाँ, मैं बाहर जाकर तुम्हारे लिए कोशिश करूंगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपने किसी मोतबर साथी का पता बता दो ताकि मैं उससे भी मदद ले सकूं, क्योंकि अभी मुझे भारत का बॉर्डर क्रॉस नहीं करना है बल्कि भारत में रहकर जासूसी करनी है। मैं अब उसे भला कैसे अपने बम्बई वाले वकीम साहब का पता बता सकता था। मैंने कहा, रमजान चचा, यकीन करो भारत में अगर मेरे और तुम्हारे अलावा कोई पाकिस्तानी जासूस काम कर भी रहा है तो मुझे उसका इल्म नहीं है। मुझे उन लोगों से कस्दन बेखबर रखा गया है। रमजान बोला, मगर तुम जम्मू के कंपनी बाग वाले पाकिस्तानी साधु से जाकर मिलते रहे हो। मुझे राजौरी में अपने एक पाकिस्तानी साथी से इसका इल्म हो गया था। ये पुलिस की रिपोर्ट थी। रमजान को मेरे और जम्मू वाले जासूस के बारे में जाती तौर पर कुछ मालूम नहीं था। उसे मेरी रिपोर्ट और हिस्ट्री शीट पढ़कर सुनाई गई थी। ये रोजनामचा उस खुफिया आदमी ने तैयार किया था जो जम्मू में मेरा ताकुब किया करता था। मैंने कहा, मैं किसी जम्मू वाले साधु को नहीं जानता। फिर जानबूझकर कदर खामोश रहा और रमजान की तरफ देखकर सरगोशी में कहा, मुझे यकीन है कि तुम मेरे पाकिस्तानी भाई हो और वतन अजीज के लिए यहाँ काम कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। रमजान के चेहरे पर इत्मीनान की एक लहर दौड़ गई। वो राजदारी से मेरे करीब आकर बैठ गया और बज़ाहिर दाएं बाएं एक तशवीश अंगेज निगाह डाली। बोला, मेरे भाई करमदीन, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। देखो ना, तुम अगर मुझे अपने किसी साथी का पता बता दोगे तो मैं मुश्किल हालात में उससे मदद ले सकूंगा। ये तुम्हारा कौमी फर्ज भी है। मैं दिल में मुस्कुरा रहा था। मैंने कहा, अच्छा तो फिर गौर से सुनो। मेरे पास एक खुफिया कोड बुक है जिस पर उन तमाम पाकिस्तानी एजेंटों के नाम और एड्रेस दर्ज है जो भारत के मुख्तलिफ सूबों में काम कर रहे हैं। रमजान की तो आंखें चमक उठी। वो इस खुशी को न दबा सका और बोला, करमदीन, मुझे तुम वो खुफिया कोड बुक एक नजर दिखा दो। अपने पाकिस्तानी साथियों में से मुझे 2-1 के ही पते चाहिए ताकि बवक्त जरूरत मैं उनसे इमदाद हासिल कर सकूं। मैंने कहा, लेकिन ये कोड बुक मेरे पास नहीं है। गिरफ्तारी से 1 हफ्ता पहले मैंने उसे एक जगह छुपा कर रख दिया था क्योंकि मुझे एहसास हो गया था कि भारतीय CID मेरे पीछे लगी हुई है और वो मुझे बहुत जल्द गिरफ्तार कर लेगी। रमजान ने बेताब होकर कहा, कहाँ छुपा रखी है? तुम मुझे बता दो, मैं वहां से जाकर निकाल लूंगा। मैंने कहा, जिस जगह मैंने खुफिया कोड बुक को दफन किया है वो जगह सिवाय मेरे और किसी को मालूम नहीं है और मैं खुद ही वहां जाकर निकाल सकता हूँ। इसलिए बेहतर यही है कि तुम मुझे भी अपने साथ यहाँ से भगा कर ले चलो, फिर मैं तुम्हें उस जगह ले जाऊंगा जहाँ मैंने खुफिया कोड बुक छुपाई हुई है। उसके बाद तुम्हें सब पाक एजेंटों के नाम और पते मालूम हो जाएंगे। हो सकता है फिर हम दोनों ही किसी मास्टर स्पाई के पास जाकर छुप जाएं। खुफिया कोड बुक यानी गैर मुल्की जासूसों की पूरी लिस्ट और पते एक बहुत बड़ा लालच था जिसमें रमजान आ गया। अगर वो ये कारनामा सरअंजाम दे देता तो भारतीय खुफिया महकमा उसे बहुत बड़ा ओहदा अता कर देगा। उसको और तो कुछ न सूझा। कहने लगा, ठीक है, आज रात तुम तैयार रहना। प्रोग्राम के मुताबिक मेरा आदमी पुलिस इंस्पेक्टर की वर्दी में जहाँ आएगा तुम मेरे साथ निकल चलना, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा। बोला, ठीक है, मैं रात को तुम्हें तैयार मिलूंगा। रमजान उठकर चला गया। मुझे मालूम था कि उसके लिए फरार होना कोई अहमियत नहीं रखता। वो भारतीय CID का खास आदमी है और जेल के दरवाजे आधी रात को उस पर खोल दिए जाएंगे। मैं ये भी जानता था कि जिस वक्त वो मुझे अपने साथ लेकर झूठे फरार का ढोंग रचाए रात के अंधेरे में जेल से भागेगा तो खुफिया पुलिस के मुसल्लह आदमी हमारा पीछा शुरू कर देंगे और रमजान उन्हें खुफिया इशारे भी दे देगा। शाम को वो इधर उधर से मंडलाता एक बार फिर मेरे पास आया और बातों ही बातों में उसने मुझसे पूछा कि खुफिया कोड बुक किस जगह छुपाई है, मगर मैंने ये कहकर टाल दिया कि ये मैं जेल से निकल कर ही बताऊंगा। ये मेरा उसूल है। तुम जानते हो कि हम जासूसों की बाज उसूली मजबूरियां होती हैं। वो मुतमईन होकर चला गया। फरार होने का मौका खुद जेल के हुक्काम दे रहे थे और मैं बाहर निकलते ही मुसल्लह आदमियों की निगाह में हूँगा। उनके ख्याल में मैं उनकी निगाहों और गोलियों से बचकर कहीं फरार नहीं हो सकता, इसलिए वो मुतमईन थे। मैंने घुमन सिंह को अपने फरार के बारे में कुछ न बताया। ये अवाले दिसंबर की रात थी। जालिंधर के आसमान पर सितारे खुले थे और मैं अपनी बैरक में कंबलों में लिपटा पड़ा था। बैरक के बाहर 2 हवालदार बारी बारी गश्त लगा रहे थे। दूर जेल के बड़े दरवाजे पर नस्ब बल्ब रोशन था और सहन बिल्कुल खाली पड़ा था। अगरचे ये फरार एक ढोंग था, फिर भी मुझे मुतासिर करने के लिए इसका बाकायदा मंसूबा बनाया गया था ताकि मुझे शक न हो। रमजान की कोठरी में अंधेरा था। जब जेल की घंटी ने आधी रात का गजर बजाया तो मैं कंबल में से मुंह निकाल कर बड़े दरवाजे की तरफ देखने लगा। मैंने महसूस किया कि गश्त करने वाले हवालदार ज्यादा वक्फे से गश्त करने लगे थे। जेल के दरवाजे के ऊपर लगा हुआ बल्ब उसी तरह रोशन था। फिर अचानक गेट खुला और एक जीप तेजी से दाखिल होकर एक तरफ रुक गई। जीप में से एक आदमी पुलिस इंस्पेक्टर की वर्दी में उतरा। उसके साथ जेल के 2 सिपाही भी थे। मैं चौकन्ना हो गया। रमजान का नकली ड्रामा शुरू हो गया था। पुलिस इंस्पेक्टर सीधा रमजान की कोठरी के पास आ गया। उसने अचानक जेब से एक खंजर निकाला और जेल के सिपाहियों पर इतनी तेजी से हमला किया कि वो बज़ाहिर अपने आप को बचा न सके और शदीद जख्मी होकर कराहते हुए नीचे गिर पड़े। इतने में गश्त करने वाला एक हवालदार वहां आ गया।
पुलिस इंस्पेक्टर ने उछलकर उसे एक फ्लाइंग किक लगाई और हवालदार के हाथ से बंदूक नीचे गिर पड़ी। पुलिस इंस्पेक्टर ने उस पर भी खंजर से वार किया। ये सारे के सारे वार नकली थे, कोई जख्मी नहीं हुआ था, बल्कि एक सोची समझी स्कीम के तहत इन सिपाहियों ने खुद पर बनावटी बेहोशी तारी कर ली थी। रमजान की कोठरी खोल दी गई। पुलिस इंस्पेक्टर ने रमजान को बाहर निकाल कर कहा, तुम्हारा साथी कहाँ है? उसे छोड़ दो, तुम ही भाग चलो, मामला गड़बड़ है। ये भी एक बाकायदा चाल थी। ये जुमला जानबूझकर मुझे सुनाया गया था। रमजान ने कहा, नहीं नहीं भाई, करमदीन को जरूर साथ ले जाना है, वो मेरा स्मगलर साथी है, तुम्हें वाटर पर मजीद 1 लाख रुपए दिलवा दूंगा। पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, तो फिर जल्दी करो, मैं पहले ही 3 आदमियों का खून कर चुका हूँ। रमजान ने मेरी बैरक में आकर आहिस्ता से मुझे बुलाया, करमदीन चलो जल्दी करो। मैंने कंबल अपने जिस्म के गिर्द लपेटा और उठकर उसके साथ दौड़ते हुए जीप में सवार हो गया। पुलिस इंस्पेक्टर तेजी से जीप निकाल कर जेल के दरवाजे से बाहर आ गया। जेल के दरवाजे पर भी एक सिपाही बेहोश पड़ा था। पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, इसे मैंने सबसे पहले बेहोश किया था। हमारी जीप रात के अंधेरे में जालंधर सेंट्रल जेल से निकलकर शहर की एक वीरान सड़क पर भागने लगी। हम जालंधर रेलवे स्टेशन से भी आगे निकल गए। अब एक ऐसी कच्ची सड़क पर जीप दौड़ती जा रही थी जो अमृतसर जाने वाली रेलवे लाइन के साथ साथ जा रही थी। रमजान और मैं जीप की पिछली सीट पर कंबल लपेटे बैठे थे। उसने मेरे कान के करीब मुंह लाकर कहा, ये आदमी पुलिस इंस्पेक्टर नहीं बल्कि सरहद के एक मशहूर स्मगलर का साथी है। उस स्मगलर से हमारा राब्ता है। जासूसी के साथ साथ मैं उसके लिए स्मगलिंग भी करता हूँ। मैंने उसे पैगाम भिजवाया था, चुनाचे उसने अपने इस खास साथी को मेरी रिहाई के लिए यहाँ भेजा। मैं जानता था कि रमजान झूठ बोल रहा है और ये पुलिस इंस्पेक्टर CID का आदमी है। मैंने पूछा, अब हम कहाँ जा रहे हैं? क्या हम अमृतसर बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं? मैं अपने जहन में अब उन लोगों के चुंगल से फरार होने की स्कीम तैयार कर रहा था, क्योंकि असल फरार अब मेरा होने वाला था। रमजान ने कहा, अगर तुम मुझे बता दो कि वो मकाम कहाँ है जहाँ तुमने खुफिया कोड बुक छुपाई है, तो मैं उसे वहां जाने का कहूंगा और फिर उसे यहाँ से चलता करूंगा और हम खुद ही किसी न किसी तरह अमृतसर पहुंच जाएंगे। वैसे इस वक्त ये अमृतसर की तरफ ही जा रहा है। मैं भी अमृतसर की तरफ ही जाना चाहता था, क्योंकि मैं उस शहर की गलियों से वाकिफ था और वहां अपने आप को कुछ देर के लिए बासानी पोशीदा रख सकता था। मैंने धीमी आवाज में रमजान से कहा, मैंने कोड बुक अमृतसर के कंपनी बाग में एक जगह छुपाई हुई है, उसे कहो कि ये हमें अमृतसर के कंपनी बाग वाली नहर के पास उतार दे। रमजान बोला, ठीक है। उसने पुलिस इंस्पेक्टर से कहा, चमन जी, हमें कंपनी बाग की नहर पर उतार दें। पुलिस इंस्पेक्टर ने मोटी सी गाली देकर कहा, कहीं मुझे न फंसा देना। कंपनी बाग में आजकल रात को पुलिस गश्त करती है। ये भी उसने झूठ बोला था और फरार के ढोंग को हकीकत का रंग देने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा था। मैं खामोश बैठा रहा। रमजान ने उससे मिन्नत समाजत के अंदाज में कहा, चमन जी, मैं डेरे पर आकर तुम्हें भी खुश कर दूंगा। तुम जानते हो कि स्मगलर लोग वादे के बड़े पाबंद होते हैं। तुम हमें अमृतसर के कंपनी बाग वाली नहर के पास उतार देना। पुलिस इंस्पेक्टर ने झंझलाकर कहा, ठीक है। तुम्हारे सीट के नीचे सिविलियन कपड़ों की गठरी रखी है, अपने जेल के कपड़े उतार कर उन्हें पहन लो। हमने सीट के नीचे से गठरी निकाल कर जेल की वर्दी उतार कर मैल खोरे रंग का कुर्ता और धोतियां पहन ली। भूरे रंग का एक एक कंबल भी हमें मिल गया। जालंधर से अमृतसर तक 40 मील का फासला जीप ने बड़ी जल्दी तय कर लिया। जीप अमृतसर के मज़ाफात में से गुजरती हुई शरीफपुरे की आबादी में आ गई, जहां से मैंने पुलिस इंस्पेक्टर से कहा कि जीप को दाएं जानिब वाले रेलवे फाटक के पार ले जाकर एक तरफ खड़ी कर दे। पुलिस इंस्पेक्टर ने एक बार फिर मोटी सी गाली दी और जीप दाएं तरफ मोड़ दी। मेरे इशारे पर जीप नहर के पुल की दूसरी जानिब शहतूत के एक दरख्त के नीचे खड़ी कर दी गई। पुलिस इंस्पेक्टर ने रोशनियां गुल कर दी और जल्दी से नीचे उतर कर बोला, अब फौरन मेरी जीप खाली कर दो, मुझे खतरा है कि कहीं पुलिस गश्त करती हुई इधर ना आ जाए। मैं नकली थानेदार हूँ, धर लिया जाऊंगा, चलो जल्दी करो। ये सब एक ड्रामे के मुकालमे थे। रमजान ने मेरे साथ जीप से बाहर छलांग लगा दी और पुलिस इंस्पेक्टर से कहा, कालू को मेरा सलाम कहना, आज सर्दी है। मैं फौरन समझ गया कि रमजान ने खुफिया कोड में इंस्पेक्टर को शायद यही हिदायत की थी कि वो मेरी निगरानी करता रहे। पुलिस इंस्पेक्टर भी बड़ी माहिराना अदाकारी कर रहा था। बोला, नस जाओ, किस मुसीबत में डाल दिया है, मैं जा रहा हूँ, तुम जानो तुम्हारा काम। और उसने जीप स्टार्ट की, उसे घुमाकर मोड़ा और तेजी से वापस शहर की तरफ रवाना हो गया। हमने कंबलों की बुक्कल मार रखी थी, सर्दी बहुत ज्यादा थी। रमजान मेरे साथ लगकर चल रहा था। उसकी जेब में यकीनन पिस्तौल वगैरह मौजूद था। ऐसा कभी हो नहीं सकता था कि उसके पास असलहा न हो। मैं भी चौकस था। मैंने बहुत जल्द महसूस कर लिया कि वो मेरे बिल्कुल साथ लगकर चल रहा है और कोशिश कर रहा है कि मुझसे निस्फ कदम पीछे रहे। उसने कहा, वो जगह कहाँ है करमदीन? हमें सुबह होने से पहले पहले खुफिया कोड बुक निकाल कर यहाँ से भाग जाना चाहिए। चमन ने बताया था कि जहाँ रात को पुलिस की गश्त रहती है, वो जगह कहीं भी नहीं थी जहाँ मैंने कोई खुफिया कोड बुक दफन की हुई हो। अब मैं उससे भागने का मौका तलाश कर रहा था। मुझे इस हकीकत का भी एहसास था कि मेरे इर्द गिर्द न सिर्फ वो पुलिस इंस्पेक्टर बल्कि पुलिस की दूसरी नफे भी मौजूद है और हमारा पीछा कर रही है कि अगर मैं फरार होने की कोशिश करूंगा तो मुझे दबोच लिया जाएगा या फिर जख्मी कर दिया जाएगा।
हम कंपनी बाग की खुश्क छोटी नहर के किनारे पर चले जा रहे थे। इस नहर के दोनों जानिब आम के घने दरख्तों ने साया डाल रखा था। मुझे मालूम था कि बाएं जानिब कंपनी बाग की ग्राउंड्स फैली हैं और दाएं जानिब मुजेट गांव को जाने वाली सड़क है। बाग में अंधेरा था और नहर का किनारा ढलानी था। मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता था कि अंधेरे में मुनासिब मौका पाकर किसी तरफ को छलांग लगा दूं।